बच्चों, पिछले अध्याय में आपने आव्यूह पढ़ा। आव्यूह से संबंधित अवधारणाओं को पढ़ने के बाद आपने उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक से संबंधित अवधारणाओं को पढ़ने के बाद हम उसका अनुप्रयोग देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि उपसारणिक क्या होता है, सहखंडज क्या होता है, और इन दोनों का उपयोग करके सारणिक के प्रगुण किस प्रकार आते हैं, या फिर सारणिक के प्रगुण क्या क्या होते हैं। और फिर सारणिक के प्रगुणों का उपयोग करके हम देखेंगे कि सारणिक को बिना हल किए सिर्फ प्रगुण का उपयोग करके भी सरल किया जा सकता है। एक चर वाले समीकरण निकाय a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, इसे यदि समीकरण 1 और 2 नाम दे करके हम सोचें कि यदि a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब समीकरण 1 से हम यह लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, ये हमें आगे देगा a1x इक्वल टू माइनस बी, और सरल करें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। अब यदि समीकरण 2 को इसी प्रकार हल करें तो हमें मिलेगा a2x इक्वल टू माइनस b2 और x इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। इसे समीकरण 4 नाम देते हैं। समीकरण 3 और 4 इन दोनों में x के मान दिए गए हैं, तो समीकरण 3 और 4 से हम यह लिख सकते हैं कि माइनस b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। अब दोनों तरफ ऋण चिन्ह है, कैंसिल कर सकते हैं, और तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा a2b1 इक्वल टू a1b2, या फिर a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर यह हमें प्राप्त हुआ है। इसे समीकरण 5 नाम देते हैं। अब समीकरण 5 को सुविधा के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, और ये डिटरमिनेंट्स का साइन है, या इसी को हम सारणिक के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि डिटरमिनेंट्स a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। इसे समीकरण 6 नाम देते हैं। तो समीकरण 6 में हमने जो प्रदर्शित किया है या निरूपित किया है, यह सारणिक कहलाता है, और इसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है जो कि आपको हल करने पर प्राप्त होगा। सारणिक में प्रयुक्त a1 a2 b1 b2 सारणिक के अवयव कहलाते हैं। इसी प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। और यदि हम इस पर x और y का विलोपन करें तो हमें कुछ समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगा a1b2c3 माइनस a1b3c2 प्लस a2b3c1 माइनस a2b1c3 प्लस a3b1c2 माइनस a3b2c1 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 को आप हल कीजिए, x और y का जो मान मिलेगा उसे आप समीकरण 3 में रख देंगे, तो अब आपको यह समीकरण 7 प्राप्त होगा। तो सुविधा के लिए समीकरण 7 को हम डिटरमिनेंट्स या सारणिक के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये सारणिक के अवयव हैं, और हमने इसे रो के फॉर्म में पढ़ा है कि a1 a2 a3 पहले रो में है, दूसरे रो में b1 b2 b3, और तीसरे रो में c1 c2 c3 इक्वल टू 0। और इसे आप सरल करें, या फिर जो समीकरण 7 से ही हमने ये सारणिक बनाए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स या सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 प्लस a2 b3 c1 माइनस a2 b1 c3 प्लस a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1। समीकरण 8। समीकरण 8 के बाईं ओर जो है यह सारणिक है, जिसका संख्यात्मक मान समीकरण 8 के दाईं ओर हल करने पर प्राप्त होता है। यहां पर प्रयुक्त a1 a2 a3 b1 b2 b3 तथा c1 c2 c3 सारणिक के अवयव कहलाते हैं।
पंक्ति या फिर रो। किसी सारणिक में बाईं ओर से दाईं ओर के क्षैतिज अवयव पंक्ति का निर्माण करते हैं। सारणिक के ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न पंक्तियों को क्रमशः R1, R2, R3 इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो उक्त सारणी A1, A2, B1, B2 में प्रथम पंक्ति R1 के अवयव A1 और A2 है। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति R2 के अवयव B1 और B2 हैं। स्तंभ या कॉलम। किसी सारणिक में ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ का निर्माण करते हैं। सारणिक के बाईं ओर से दाईं ओर विभिन्न स्तंभों को C1, C2, C3 इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। सारणिक A1, A2, B1, B2 में प्रथम स्तंभ C1 के अवयव A1 और B1 है। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ C2 के अवयव A2 और B2 है। कोटि या ऑर्डर। n पंक्तियों और n स्तंभों वाले सारणिक को nवें कोटि का सारणिक कहते हैं। जिस प्रकार आप आव्यूह में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग अवयवों की स्थिति को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो यहां पर हम nth कोटि का एक सारणिक दर्शा रहे हैं। A11, A12, A13 इस प्रकार A1n लास्ट अवयव, प्रथम पंक्ति का लास्ट अवयव। इसी प्रकार A21, A22, A23 अप टू A2n, और अंत में जो हमारा रो होगा ये होगा AN1, AN2 अप टू ANN। तो कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि A23। तो पहला जो अवयव है यह रो की संख्या को प्रदर्शित करता है और दूसरा अवयव कॉलम को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह कि A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। इसी प्रकार A22 का मतलब है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इस प्रकार यदि दूसरा सारणिक लें A1, A2, B1, B2, इसे द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। और सारणिक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या जो होती है वह समान होती है। तो सामान्यतः सारणिक को डेल्टा या जो त्रिभुज का चिन्ह बनता है अथवा D के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य विकर्ण के अवयव। किसी सारणिक में बाईं हाथ वाले कोने से प्रारंभ करके विकर्ण के अनुदिश लिए गए अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सारणिक A1, A2, B1, B2 में A1 और B2 यह मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। इसी प्रकार सारणिक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 में A1, B2 और C3 यह मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। और इसी प्रकार nth कोटि के सारणिक में A11, A22, A33, A44 एंड अप टू ANN यह मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। अब देखते हैं कि सारणिक का प्रसार किस प्रकार करते हैं। तो द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो A1, A2, B1, B2 यह द्वितीय कोटि का सारणिक है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि इसका जो मान होता है यह A1, B2 माइनस A2, B1 होता है। तो A1, B2 यह मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो चित्र रूप में यदि इसे हम समझें तो आप देख पा रहे हैं कि A1 और B2 का गुणा पहले किया जा रहा है और फिर ऋण चिन्ह लगा करके या फिर घटाया जा रहा है B1 और A2 को गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है उसे। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि द्वितीय कोटि के सारणिक का मान बराबर मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ऋण शेष अवयवों का गुणनफल। या फिर यदि इसे आप चिन्ह से प्रदर्शित करें तो धन चिन्ह वाले तीर के अवयवों का गुणनफल ऋण ऋण चिन्ह वाले तीर के अवयवों का गुणनफल। तो इस प्रकार द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार A11, A12, A21 और A22 का जो प्रसार है उसे हम लिखेंगे A11 इंटू A22 माइनस
A21 इंटू A12। चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए जिसके अवयव हैं 2x प्लस 3 x प्लस 2, यह द्वितीय कोटि का है, और यह है 2x प्लस 1 और x प्लस 1। तो आपको ये पता है कि सारणिक को हम कैसे हल करते हैं। इसमें इस अवयव का गुणा इस अवयव के साथ किया जाएगा और फिर ऋण चिन्ह के साथ इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये कि 2x का मल्टीप्लाई पहले x प्लस 1 के साथ होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ होगा, फिर माइनस x और 2x प्लस 1, फिर माइनस 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू एक्स दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 4 हो जाएगा, 4x माइनस 2। देखिए 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, 2x स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है। इसी तरीके से 2x प्लस ये दोनों पद कैंसिल हो जाएगा, ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x 5x और ये माइनस 4x और माइनस x ये 5x हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो मान लें कि यदि इसकी वैल्यू डेल्टा है तो डेल्टा इक्वल टू आपको मिल रहा है 1, और यही इस सारणिक का हल है। इसमें एक दूसरा सारणिक दिया गया है कि 2 प्लस 3 आयोटा और ये है 4 और फिर 1 और 2 माइनस 3 आयोटा। आपको ये पता है कि आयोटा जो है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ओवर -1। काल्पनिक संख्या या समित संख्या में आपने इसको पढ़ा था। तो जैसे हम लोग सामान्यतः हल करते हैं किसी सारणी को, वैसे ही हल करना है। इस पद का गुणा इस पद के साथ करना है, फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 4। 2 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्टीमेटली मिल जा रहा है 9, और यही इस सारणिक का हल है। अगला प्रश्न दिया है कि यदि द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसके अवयव हैं x 3 5 2x बराबर 5 ऋण 4 5 3, ये सारणिक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं। दिया गया है कि ये x 3 और 5 और 2x, ये सारणिक जो है ये दूसरे सारणिक के बराबर है 5 माइनस 4 5 3। यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से हम सारणी को सरल करते हैं उसी तरीके से सरल करेंगे। x और 2x का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 15 इक्वल टू, यहाँ पर भी 5 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 15 ऋण 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, और ये ऋण चिन्ह पहले से है तो ये ऋण 20। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 15 और माइनस प्लस 20। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 35, -15 इधर पॉजिटिव है, पक्षांतर करेंगे तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 15, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 50। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 50, तो x स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको 25, और x स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब ये कि x इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर है x इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगला एक सारणिक दिया गया है और उसका मान हमें ज्ञात करना है 1 ओमेगा। तो यह द्वितीय कोटि का एक सारणिक दिया गया है 1 ओमेगा और माइनस ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा जो है वह इकाई के घनमूल है। तो आपने पढ़ा है कि इकाई के घनमूल जहाँ पर हमें मिलता है 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये इकाई के 3 घनमूल हैं। और इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो कि आपको ज्ञात होना चाहिए। पहला ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल कर के सामने आती है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आप लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए, फिर इसको आप सरल कर सकते हैं। तो नॉर्मल जिस तरीके से सारणिक को हल करते हैं वो उस तरीके से सरल करना है। 1 और माइनस ओमेगा को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा माइनस ओमेगा, फिर माइनस चिन्ह ओमेगा और ओमेगा का गुणा करेंगे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से यदि आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे माइनस ऑफ -1 और माइनस +1। और चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो इस प्रॉपर्टी से इस सारणिक का जो मान है यह 1 प्राप्त हुआ।